¿Qué clase de siento? Nga ko jatro na. Ako ko charger de kami kasi kami gununan. Kaning.
सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सभी प्रतिभागी जुड़ चुके हैं अब। मैं नीरज कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। नीरज कुमार जी। सभी को नमस्कार। भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा से उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी एवं उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, तंजानिया के इंडियन स्कूल दारे सलाम से हिंदी शिक्षिका जसवीर कौर रूपराय जी, मॉरिशस के सर अब्दुल रमन उस्मान स्टेट कॉलेज से हिंदी शिक्षिका प्रीति जौनकी जी, भारत के राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान से सह अध्यापिका हिंदी विभाग डॉक्टर दीपिका विजय वर्गीय जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं, तंजानिया से प्रियांशी भट्ट जी, मॉरिशस से आरती बकोरी जी तथा भारत से भाग लेने वाली छात्रा प्रीति गुप्ता जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा तृतीयक शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा इंडियन स्कूल दारे सलाम तंजानिया, सर अब्दुल रमन उस्मान स्टेट कॉलेज मॉरिशस, राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान भारत, क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, इंटेलिजेंट माइंड्स ट्रस्ट भारत और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 23। आइए अब हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है महोदया। धन्यवाद नीरज जी। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थीगण, विश्व हिंदी सचिवालय एवं सभी सहयोगी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों के अधिकारीगण, हिंदी प्रेमियों, आप सबको सादर नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के 23वें भाग में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की अध्यक्षता हम सब के लिए अपार खुशी एवं गर्व का विषय है। पिछले साल सिंगापुर में आयोजित दक्षिण पूर्व देशों में हिंदी का प्रचार विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का वक्तव्य सुनने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था। तभी से मन में यह इच्छा जागृत हुई थी कि मैं उन्हें इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करूं। और 2 सप्ताह पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान में आयोजित गिरमिटिया हिंदी साहित्य दशा और दिशा पर 2 दिवसीय सम्मेलन में मुझे भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वहीं पर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी से पुनः भेंट हुई और उनके वक्तव्य को सुनकर मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और हमने उनसे निवेदन किया कि
हमारा कार्यक्रम होने वाला है। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि का 23वां संस्करण हम आयोजित करने जा रहे हैं। उनके इस कार्यक्रम की वे अध्यक्षता करें। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, उनके प्रति हम आभारी हैं। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। संयुक्त अरब अमीरात के लोकप्रिय नगर दुबई में स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र के सौजन्य से आज तंजानिया के इंडियन स्कूल दार एस सलाम से श्रीमती जसबीर कौर और कक्षा 9 की विद्यार्थिनी प्रियांशी भट्ट का मैं स्वागत करती हूँ। श्रीमती जसबीर कौर जी हिंदी साहित्य पढ़ाने के साथ साथ हिंदी काव्य का भी सृजन करती हैं और छात्रों के मन में संवेदना जगाते हुए वे पाठ्य पुस्तक में निर्धारित साहित्यिक रचनाओं को विद्यार्थियों से परिचित कराती हैं। तंजानिया के इंडियन स्कूल दार एस सलाम के हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सविता मौर्य जी के मार्गदर्शन में आज उनकी छात्रा प्रियांशी मुंशी प्रेमचंद कृत नमक का दरोगा कहानी पर अपने भाव प्रस्तुत करेंगी। हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर सविता मौर्य जी का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मॉरिशस की माध्यमिक पाठशाला सर अब्दुल रहमान ओस्मान स्टेट कॉलेज की हिंदी अध्यापिका श्रीमती प्रीति जोनकी जी का हृदय से स्वागत है। पिछले 25 वर्षों से आप मॉरिशस की अनेक माध्यमिक पाठशालाओं में हिंदी साहित्य पढ़ाती आ रही हैं। आपके प्रभावी शिक्षण के कारण ही उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र मन लगाकर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। आपकी छात्रा सुश्री आरती बकोरी इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के मध्यकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के दोहे एवं चौपाई प्रस्तुत करेगी। कुमारी आरती बकोरे जी का भी दिल से स्वागत किया जाता है। भारत के राजस्थान विश्वविद्यालय की व्याख्याता डॉक्टर दीपिका विजय वर्गीय जी और उनकी शोध छात्रा प्रीति गुप्ता का हार्दिक स्वागत है। कालिंदी महाविश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर आरती पाठक जी के सहयोग से आज राजस्थान विश्वविद्यालय की व्याख्याता एवं शोधार्थिनी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। डॉक्टर आरती पाठक जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार परस्पर सहयोग के आधार पर भारत के अलग अलग प्रांतों से हिंदी शिक्षक और हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी निरंतर हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के अलग अलग संस्करणों में भाग लेते रहेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिंदी विद्वानों का और हमें सुन रहे हिंदी साहित्य के सभी प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत है। आप सबको नमन करते हुए मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, नमस्ते। स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष वक्ता तथा प्रतिभागी छात्रों का स्वागत करने के लिए महासचिव जी को कोटिशः धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा प्रियांशी भट्ट जी को सुनते हैं, जो तंजानिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप इंडियन स्कूल दार एस सलाम तंजानिया में 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। आपकी रुचि पढ़ाई करने, साहित्यकारों के बारे में जानने, चित्रकारी करने, हस्तकला, कविता लेखन तथा गाना गाने में है।
आप वाद विवाद प्रतियोगिता तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं। आपके जीवन का लक्ष्य एक अच्छा डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है। आपका स्वागत है प्रियांशी भट्ट जी। यहाँ उपस्थित सभी महान अनुभवियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियांशी भट्ट है और मैं इंडियन स्कूल दार एस सलाम तंजानिया की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद मुझे इस आभासी मंच द्वारा साहित्य पर अपने विचार प्रकट करने का मौका प्रदान करने की। किसी ने कितना सच कहा है, कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे समाज का आईना भी होती है। हिंदी साहित्य में ऐसी ही देश को दिशा दिखाने वाले कहानियों के जनक थे श्री मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से समाज की सच्चाई को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। उनकी कहानियां गरीबों, किसानों और आम लोगों की तकलीफों को भी सामने रखती है। उनकी भाषा सरल और भावनाओं से भरी होती है, जिससे हर कोई उनकी कहानियों से जुड़ सकता है। इन्हीं कारणों से आज मैं आपको प्रेमचंद जी की जीवनी और रचनाओं के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। श्री मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी मां आनंदी देवी का देहांत हो गया था। प्रेमचंद जी का पालन पोषण उनके पिता अजायब राय ने ही किया। जब प्रेमचंद जी 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का स्थानांतरण गोरखपुर हो गया, जहां उनकी मुलाकात एक पुस्तक विक्रेता से हुई। उसकी दुकान से प्रेमचंद जी को कई किताबें पढ़ने को मिल जाती थी और यहीं से उनकी अध्ययन में रुचि बढ़ी। उन्होंने श्रेष्ठ हिंदी और उर्दू उपन्यासकारों की लगभग वह सारी किताबें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और उनके परिवार का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गिरा। कुछ समय बाद उन्हें एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिली, जिससे उन्हें महीने 18 रुपए प्राप्त होते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक बना दिया गया। इसी दौरान उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखना शुरू करी और उनकी रचनाएं पत्रिकाओं में भी छपने लगी। जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावनाएं व्यक्त होने लगी। प्रेमचंद जी लेखक होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपने कलम को आजादी की मशाल बनाई। उनकी ऐसी ही देशभक्ति से भरी पहली उपन्यास थी सोजे वतन। यह उपन्यास पढ़ के ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि वे भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी कारण से उन्होंने अपनी उर्दू की कहानियां नवाब राय से लिखनी चालू कर दी और हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रेमचंद जी से लिखना शुरू किया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का प्रेमचंद जी के मन पे गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कई कहानियां लिखी, परंतु उन्हें कुछ आर्थिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि सारा लाभ प्रकाशक उठा लेते थे। इसी कारण उन्हें आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ा। परंतु ये बंद कैसे हो? परंतु उन्होंने समाज को जागरूक करने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी समाज को दिशा दिखाने का कार्य कर रही। प्रेमचंद जी की ऐसी कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वह है नमक का दरोगा। यह कहानी वंशीधर नाम के एक ईमानदार युवक की है, जिसे ब्रिटिश सरकार के अंदर नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिलती है। उस समय नमक पर कर था और लोग चोरी छिपे नमक बनाने व बेचने का काम करते थे। वंशीधर अपनी ड्यूटी के दौरान अमीर व्यापारी आलोपी नंद को अवैध रूप से नमक बेचते हुए पकड़ लेता है। आलोपी दीन उसे रिश्वत देकर छुड़ाने की कोशिश करता है,
परंतु वंशीधर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिणाम स्वरूप आरोपी दीन छूट जाता है और वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन आरोपी दीन वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने व्यापार का मुखिया बना लेता है। इस कहानी ने मुझे यह प्रेरणा दी कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती। वंशीधर जैसे ईमानदार और न्यायप्रिय लोग आज की दुनिया में कहाँ देखने को मिलते हैं। आज जहां लोग स्वार्थ और लालच के आगे झुक जाते हैं, ऐसा इंसान जो न्याय और सच्चाई के लिए अपनी नौकरी तक को दांव में लगा दे, मिलना मुश्किल है। वंशीधर से मुझे यह सीख मिली कि सच्चाई सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक सम्मान है जो हमें खुद पर गर्व करने का मौका देता है। वंशीधर की तरह अगर हम भी अपने जीवन में न्याय और सच्चाई के राह पर चले, तो हम सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को प्रेमचंद जी की कहानियों ने प्रेरणा दी है। अंततः मैं यह कहना चाहूंगी कि श्री मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के एक ऐसे दीप स्तंभ है जिनकी रोशनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। हमें उनके विचारों से सीख लेकर अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। आपने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी एवं उनकी कहानी नमक का दरोगा पर अपने विचार हम सब से साझा किया। इस हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आरती बकोरी जी, जो मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सर अब्दुल रहमान उस्मान स्टेट कॉलेज मॉरिशस में हिंदी की छात्रा हैं। आपको हिंदी बहुत पसंद है। आपका स्वागत है आरती बकोरी जी। इस मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मॉरिशस की सर अब्दुल रहमान उस्मान स्टेट कॉलेज की 12वीं कक्षा की हिंदी छात्रा हूँ। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी और राम के नाम की महिमा पर 2 शब्द कहना चाहूंगी। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकाल के राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से राम भक्ति को घर घर पहुंचाया है। रामचरितमानस में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम सेवक सेव्य भाव के बिना कोई व्यक्ति इस संसार सागर से तर नहीं सकता। उनकी भक्ति भावना में लोक मंगल की भावना विद्यमान है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम नाम की स्मरण मात्र ही से शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है। इन पदों में राम नाम की महिमा को उन्होंने गुणगान किया है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात, सियावर रामचंद्र की जय। इसका तात्पर्य है रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सुकंठ विभीषण दोहु, राखे शरण जान सब कोहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम गरीब अनेक निवाजे,
लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। यह सर्वविदित है कि जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, यह तो मानो बरसात हुए बादलों के बूंदों को पकड़कर आसमान में चढ़ना चाहता है। राम नाम की महिमा को जितना उजागर करें उतना ही कम है। कहीं तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम राम से भी बड़ा है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह छोटा सा वक्तव्य पसंद आया। आप सभी के ध्यान के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मॉरिशस से आरती बकोरी जी को हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी पर अपनी अभिरुचि व्यक्त करने के लिए हार्दिक आभार। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं भारत से प्रीति गुप्ता जी। आप राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान भारत में हिंदी की छात्रा है। प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है प्रीति गुप्ता जी। धन्यवाद सर। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सादर अभिनंदन। पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने मुझे आभासी मंच प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब एक कलाकार व साहित्यकार के द्वारा अपनी कृति का सृजन किया जाता है, तब उस कलाकार व साहित्यकार को पुरस्कृत न कर उसे दंड दिया जाता है, तब उस साहित्यकार या कलाकार पर क्या बीतती है और वह उस समय क्या निर्णय लेता है, उसी के समक्ष मैं अब विष्णु साहनी जी द्वारा कृत हानुस नाटक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हानुस नाटक, जो चेकोस्लोवाकिया के राजधानी प्राग में 500 साल पहले एक सामान्य से मिस्त्री जो ताले बनाने का कार्य करता है, उनके मन में कल्पना आई घड़ी निर्माण की, यानी वो घड़ी साज करना चाहता था। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह उस कार्य में हानुस के मन में अपने राज्य के लिए घड़ी बनाने की कल्पना उजागर होती है। उसके घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह घड़ी बनाने का दृढ़ संकल्प करता है। तरह तरह की विषम परिस्थितियों में लगातार 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह घड़ी निर्माण करता है। असाधारण कौशल एवं समर्पण से उस राज्य में नगर पालिका की मीनार पर वह घड़ी लगाई जाती है। उस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में जब राजा यानी बादशाह जब आते हैं, तो वह देखते हैं कि यह घड़ी किसके द्वारा बनाई गई है। इतनी पूरी चेकोस्लोवाकिया में यह घड़ी सबसे पहली घड़ी थी जो बनाई गई थी। लेकिन बादशाह उसकी प्रशंसा करने के स्थान पर उसकी आंखें निकाल देता है। यह आंखें क्यों निकलाई जाती है? उनकी आंखें, वह उस तरह की घड़ी कोई दूसरे राज्य में न लगाई जा सके, इस कारण उसकी आंखें निकाल ली जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद में वह घड़ी बंद हो जाती है। फिर पुनः हानुस को याद किया जाता है कि यह घड़ी क्यों रुक गई है, इस घड़ी का फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। जब हानुस को बुलाया जाता है, लेकिन उस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय बादशाह के द्वारा कुछ साल पहले बादशाह के द्वारा उसकी आंखें निकाल ली जाती है। लेकिन घड़ी साज का निर्माण जब किया गया था, तब उसके सहयोगी मित्र को बुलाया जाता है। वह सहयोगी मित्र उस मीनार पर जाता है जहां पर वह घड़ी लगाई गई थी। हानुस के मन में आता है कि जो घड़ी मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, वह घड़ी के बदले मुझे क्या मिला? उस घड़ी के बदले मेरी आंखें निकाल ली गई और मैं पूरे राज्य में पूरे वर्ष लगातार एक असाधारण व्यक्ति की तरह जीता रहा। उसके मन में आया
कि मेरे द्वारा जो कलाकृति बनाई गई है, जो घड़ी का निर्माण किया गया है, उस घड़ी को मैं तोड़ देता हूँ, जिससे न ये घड़ी रहेगी और न इस राज्य की प्रशंसा होगी। जैसे ही वह मीनार के पास में जाता है और उसके सहयोगी मित्र के द्वारा जब वह घड़ी उसको उतार कर दी जाती है, और जब जैसे ही वह उस घड़ी को सही करने के लिए जब उसको दिया जाता है, तो वह हथौड़ी हाथ में लेता है और उस हथौड़ी को जैसे ही वह घड़ी तोड़ने के लिए उठाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं। वह हाथ क्यों रुकते हैं? वह हाथ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि जब भी कोई कलाकार अपनी कलाकृति का सृजन करता है, तो वह अपनी कला को कभी भी नष्ट नहीं कर पाता है। यानी एक सच्चा कलाकार किसी भी परिस्थिति में अपनी रचनात्मकता को त्याग नहीं कर सकता है। जैसे ही एक साहित्यकार हो, अगर उसके द्वारा कोई भी साहित्य लिखा गया हो, चाहे उसके बदले उसकी प्रशंसा की गई हो या ना की गई हो, फिर भी वह अपनी रचना में लगा रहता है और वह आगे अपने कार्य करता रहता है। मुझे उससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना कार्य नियंत्रित करते रहना चाहिए, बिना रुके करते रहना चाहिए और कभी भी प्रशंसा की ओर हमें उन्मुख नहीं होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। भारत से प्रीति गुप्ता जी को इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य के लिए अब हम जसवीर कौर रूपराय जी को आमंत्रित करते हैं, जो तंजानिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप पिछले 11 वर्षों से इंडियन स्कूल दार एस सलाम में हिंदी की शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। आपको खेल कूद, कविताएं लिखने और गाने सुनने का शौक है। आप एक आत्मविश्वासी, अनुशासित तथा मेहनती अध्यापिका हैं। आपको नए चुनौतियों तथा उससे कुछ नया सीखने में बहुत दिलचस्पी है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है जसवीर कौर रूपराय जी। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी महाअनुभवों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम जसवीर कौर रूपराय है। मैं 16 वर्षों से तंजानिया में रह रही हूँ। पिछले 11 वर्षों से दार एस सलाम में इंडियन स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत। तंजानिया के दार एस सलाम में हमारा इंडियन स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है जिसमें बाल बाटिका 2री से कक्षा 12वीं तक हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है। मैं इस मंच पर उपस्थित सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। हिंदी साहित्य काव्यांश तथा गद्यांशों का सोने का पिटारा है। जैसे आभूषण के बिना स्त्री अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के बिना हिंदी भाषा अधूरी मानी जाती है। हिंदी साहित्य को सुनहरा बनाने वाले हैं हिंदी साहित्य के लेखक और कवि। हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने हिंदी को इतना रुचिकर और आकर्षक बना दिया है कि कोई भी इसे बिना पढ़े रह ही नहीं सकता। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 23 में मैं साहित्य के प्रति बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न करती हूँ उसके बारे में बताने की चेष्टा करूंगी। साहित्य के बारे में बताते हुए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा की याचक हूँ। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित की गई कक्षा 6वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से सूरदास जी द्वारा लिखी गई कविता मैया मैं नहीं माखन खायो द्वारा मैंने बच्चों को साहित्य के प्रति अभिरुचि कैसे उत्पन्न की उसके बारे में बताऊंगी। सूरदास जी की अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। कविता को पढ़ाते समय बच्चों को भी
श्री कृष्ण की क्रीड़ा के बारे में बताया गया। जैसे उन्होंने माखन तो चुराया था, परंतु अपनी भोली माँ से झूठ बोला कि मैंने माखन नहीं चुराया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए कई प्रयत्न किए कि वे उनकी बातों में आ जाए, जहां पर उन्होंने अपने मित्रों को ही अपना दुश्मन बना दिया। माँ को समझाने के लिए वे कई तर्क पेश करते हैं कि एक समय के लिए तो माँ भी उनकी बातों में आ जाती है और सोचती है कि मेरा पुत्र झूठ नहीं बोल रहा। जैसे माखन ना खाने का दावा किया, माँ मैंने माखन नहीं चुराया है, मैं तो सुबह से शाम तक मधुबन के जंगल में गायों के पीछे भटकता रहता हूँ। भोली माँ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण। कहते हैं माँ तुम दिल की बहुत भोली हो, इसीलिए तुम सबकी बातों में आ जाती हो। माँ को संदेह का आरोप लगाते हैं, माँ मैं तुम्हारा खुद का जाया नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझ पर संदेह कर रही हो। माखन ना खाने का तर्क देते हैं, माँ मैं छोटा हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं कैसे उस छीके तक पहुंच सकता हूँ। माखन लगाने का आरोप लगाते हैं, मेरे मित्रों ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया। माँ की ममता और प्रेम के बारे में बताते हैं। माँ जब उनकी मासूमियत और उनके भोले तर्कों को सुनती है तो हंसते हुए वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। इस कविता में माँ और बच्चे के रिश्ते को उजागर किया गया है। बच्चों की मासूमियत और भोलेपन को देखकर माँ बच्चों द्वारा बोले गए झूठ को भी नजरअंदाज कर देती है और अपनी ममता के तहत अपने बच्चों की बातों में आ जाती है। इसी प्रकार बच्चे श्री कृष्ण के रूप में अपनी बाल अवस्था के बारे में कल्पना करते हैं कि वे जब छोटे थे तो उन्होंने भी ऐसी कई शरारतें की होंगी और उन्हें छिपाने के लिए भी कई झूठ बोले होंगे। कविता को समझाते हुए उन्हें उनकी किसी ऐसी ही मनोहारी शरारत का अभिवाचन करवाने की परियोजना भी करवाई जाती है। उन्हें बचपन की शरारत पर स्वरचित कविता लिखने का अवसर भी दिया जाता है। ऐसे ही कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, शिक्षाविद और साहित्यकार थे, जिन्हें प्रगतिशील लेखन के लिए जाना जाता है। उनकी कविताओं में देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रकृति, प्रेम और मानवतावाद के विचार ओजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। कविता को सुनने और समझने के बाद छात्र उसमें बताए गए भाव व संदेश को समझ पाएंगे। बंधन में रहना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो क्यों आजादी की हवा में सांस लेने के लिए पक्षी अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये वे कविता की उचित लय और ताल का ध्यान रखते हुए अर्थों को ग्रहण करेंगे। कविता के माध्यम से कवि ने छात्रों के मन में असहाय प्राणियों के प्रति संवेदना के भाव को जागृत किया है। बच्चे कविता द्वारा नैतिक मूल्य सीखेंगे, जैसे असहाय व बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति छात्रों के मन में करुणा, दया और प्रेम के भाव को जागृत करना, पालतू और जंगली जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा ना देना, अपने भोजन का कुछ अंश पशु पक्षियों के प्रति समर्पित करने के भाव को जागृत करना। बच्चों द्वारा कैदी जीवन और स्वतंत्र जीवन में क्या अंतर हो सकता है, उसे चित्रकारी के रूप में उभारने की गतिविधि करवाई जाती है। यदि उन्हें किसी कारणवश कैद कर लिया जाए तो उनके मन की दशा कैसी होगी, उन भावों का अभिवाचन करने की परियोजना करवा कर उन्हें आजादी की महत्ता से रूबरू करवाया जाता है। इस तरह से एक हिंदी शिक्षिका के रूप में मेरा उद्देश्य यही होता है कि हर कविता
और पाठ के माध्यम से बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जागृत की जाए। हमारे विद्यालय में भी हिंदी साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। अंत में मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान कुणाल कोहली जी तथा हिंदी विभाग की अध्यक्षता श्रीमती सविता मौर्य जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। इस सूचना परक वक्तव्य के लिए तंजानिया से जसवीर कौर रूपराय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम प्रीति जौनकी जी को आमंत्रित करते हैं, जो मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सर अब्दुल रमन उस्मान स्टेट कॉलेज मॉरिशस में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप कक्षा में विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने के अपने तरीकों के बारे में हमें बताएंगी। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है प्रीति जौनकी जी। धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित सभी को मेरा करजोर प्रणाम। अपने वक्तव्य में गहराई में जाने से पूर्व मैं विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव श्रीमती माधुरी रामधारी को करजोर धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें यह स्वर्णावसर दिया ताकि हम आपके समक्ष दो शब्द कह सकें। मैं सन 2000 से हिंदी पढ़ा रही हूँ, या यूं कहूँ कि हिंदी की सेवा कर रही हूँ, और बहुत से पाठशालाओं में काम करते हुए आज मैं सर अब्दुल रहमान उस्मान में काम कर रही हूँ। और मैं स्कूल सर्टिफिकेट के स्तर और हायर स्कूल सर्टिफिकेट के स्तर के बच्चों को, छात्रों को हिंदी पढ़ाती हूँ, यानी कि उनका मुख्य विषय होता है हिंदी। और हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य भी होता है। एक पेपर साहित्य का होता है जिसमें नाटक हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं और कविताएं भी हैं। मैं अगर कहूँगी कि जब 2000 से मैंने शुरू किया था साहित्य पढ़ाना, अगर मैं कहूँगी कि मुझे कठिनाई नहीं हुई, तो ये गलत बात होगी। मुझे कठिनाइयाँ बहुत हुई थी, क्योंकि एक तो पाठ्य पुस्तक के अलावा हमें सिर्फ एकाध सामग्री प्राप्त होते थे। हालांकि उस समय और अभी भी आर्य समाज के पुस्तकालय में से या हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन के पुस्तकालय से हमें एक आध सामग्री मिल जाती थी, लेकिन उतना काफी नहीं होता था। फिर हम पढ़ाते गए, मैं अपनी ओर से सामग्री देते गई, और बच्चों को जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जो है एक नाटक था स्कंदगुप्त, तो एक फिल्म बनाया गया था उसमें। तो बच्चों को बोलते थे कि ये फिल्म देख सकते हैं, या हम साथ ही देखते थे। लेकिन आगे चलते चलते जब विश्व हिंदी सचिवालय का प्रादुर्भाव हुआ हमारे देश मॉरिशस में, तो जैसे कि हिंदी की काया ही पलट गई। हमें विश्व हिंदी सचिवालय ऐसी बहुत सी कार्यशालाएं का आयोजन करते हैं, जहां पर पाठ्यक्रम में जो जो कहानियां हैं, नाटक हैं, उन सब पर कार्यशालाएं होती हैं। न केवल कार्यशालाएं, बल्कि ऐसी भी गतिविधियां भी होती हैं जहां पर छात्रगण अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और हाल ही में तो एक कार्यशाला हुई थी जिसमें हमने गोस्वामी तुलसीदास जी पर बहुत से सामग्री प्राप्त हमने की थी,
और विशेषज्ञ के द्वारा भी भाषण दिए गए थे और बच्चे काफी हद तक लाभान्वित भी हुए थे। इस प्रकार से हमें बहुत सामग्री मिलती है और जब आप स्वयं किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं उस कहानी पर और वे बच्चों को बहुत से विचार प्रस्तुत करते हैं, तो सच्ची में बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। और आज इस डिजिटल समय में जो ही आप गूगल पर जाएँगे, आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाते हैं। ये हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत सुगम है और न केवल पाठ्यक्रम की जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, बल्कि हमें जो लेखक गण हैं, उनके जीवन परिचय पर सामग्री प्राप्त होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि उस समय वे कैसे थे और किस प्रकार से लिखते थे। मान लीजिए पंत का लेते हैं, पंत ने पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं उसे, लेकिन छायावाद से बढ़ते-बढ़ते वे प्रगतिवाद में आ जाते हैं, ताज लिख डालते हैं, 2 लड़के, भारत माता। तो ये सब पता चलता है, इन सब पर सामग्री मिलती है। लेकिन आज हिंदी पढ़ाने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गूगल में आपको मिल जाता है। आजकल बहुत से पुस्तकालय भी हैं जिसमें मिल जाते हैं और विश्व हिंदी सचिवालय के पुस्तकालय से भी बहुत सामग्री प्राप्त होते हैं और बच्चे भी अब रुचि दिखाने लगे हैं, क्योंकि जब वे जाते हैं विश्व हिंदी सचिवालय की जो कार्यशालाएं होती हैं उसमें नाटक दिखाया जाता है या कहानियों पर बातें होती हैं या रामायण गायन होता है, तो बच्चे रुचि दिखाते हैं और इसके माध्यम से वे अपने पाठ को ठीक से समझ पाते हैं। और मैं यहीं पर अपनी वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए मॉरिशस से प्रीति जौनकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं भारत से डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय जी को। आप राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान भारत में हिंदी विभाग में सह अध्यापिका के पद के अतिरिक्त राजस्थान अध्ययन केंद्र जयपुर की निदेशिका तथा विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज की उप प्राचार्य हैं। आपको यूजी और पीजी स्तर पर शिक्षण का 25 वर्षों का लंबा अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में 11 विद्यार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा वर्तमान में 6 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आपकी अभी तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा आपको 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय जी। नमस्कार, धन्यवाद नीरज जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी जी? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ। सर्वप्रथम डॉक्टर माधुरी रामधारी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, भारतीय आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी, नीरज जी और मेरे सभी साथी वक्तागण और बच्चों और इस आभासी पटल पर जुड़े सभी विद्वजनों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो आज इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस आभासी पटल पर आमंत्रित किया। मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। जब हम हिंदी की बात करते हैं तब हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र याद आते हैं। और जब हम अभी मेरे पूर्व जो वक्ता साथी बात कर रहे थे पाठ्यक्रमों की, तो पाठ्यक्रम हमारे यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वहां पर लगभग सभी विधाओं को समेटा हुआ है पाठ्यक्रम। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अभी मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी
कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को शूल, यानी कि अपनी भाषा में, अपने भीतर, अपने व्यक्तित्व में जब निजता का भाव आ जाता है, जब प्रेम का भाव आ जाता है, तो भाषा के प्रति हमारा मानस, हमारा मन एक अलग ही तरह बात करने लग जाता है। विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने की जहां बात आती है, तो मुझे लगता है कि आज जैसे विद्यार्थी जो हैं, ये मोबाइल नामक जो यंत्र है, इसने विद्यार्थियों में भावनाओं को कमजोर किया है। यानी भावना का केंद्र कहीं ना कहीं विद्यार्थियों से दूर होता जा रहा है और विद्यार्थी रिश्तों से कटता जा रहा है। और रिश्तों से का जो एक कटाव है, ये कटाव जो है अपनी भाषा के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति भी कम हो जाएगा। जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने जो बात कही कि गूगल और पे जो सामग्री मिलती है, ये एक बड़ा कारण है कि आज विद्यार्थी शिक्षक से भी दूर होता जा रहा है। और हमें यदि विद्यार्थी में अपनी भाषा के प्रति रुचि जागृत करनी है, तो हमें विद्यार्थी को भावनात्मक रूप से जोड़ना होगा। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है, वह भावनात्मक संबंध होना चाहिए। और यही भावनात्मक संबंध जो है, वह विद्यार्थी के भीतर की प्रतिभा को उजागर करने का सशक्त साधन है। क्योंकि विद्यार्थी के, हम सब जानते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो टैलेंटेड है। प्रत्येक विद्यार्थी में अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई है। भाषा के प्रति लगाव है, लेकिन हमें ये खोजना होगा कि वह हिंदी भाषा की किस विधा से अधिक प्रेम करता है, उस विधा के प्रति उसकी सोच क्या है, और उस विधा की उसके प्रति जो सोच है, उस सोच को निकालने के लिए, उसके भीतर की प्रतिभा को उजागर करने के लिए हमें आवश्यकता है उसके मन से जोड़ने का। जब हम उसके मन से जुड़ेंगे, तो अपने भीतर की बात हमें निश्चित रूप से कहेगा। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, वह यही कार्य करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रयास करते हैं हम सभी कि प्रत्येक विद्यार्थी के मन से हम जुड़ सके, जिससे वह हमारे अपने मन की बात हम तक करे और हम उसके भीतर की प्रतिभा को, जिस विधा में वह सोचता है, जिस विधा को वो पसंद करता है, उस विधा की तरफ हम उसको मोड़ें, उसको अग्रसर करें और उसको परिमार्जित और परिपक्व करें। इसके साथ ही हम विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं समय समय पर, जिनसे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता में निखार आता है, उनके लेखन क्षमता में निखार आता है, और साथ ही साथ उनकी सोच प्रखर बनती है। उसके लिए हम कुछ चित्र उनको दिखाते हैं और उन चित्रों पर हम विविध प्रकार की कहानियों सृजन करने के लिए उनको कहते हैं। अनेक बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी सोचता कविता में है और लिखता कहानी में है, क्योंकि जब हम कम शब्द सोचते हैं और विस्तृत रूप से में उसको उजागर करते हैं, तो वह भी हमें कई बार इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हमारा जो प्रयास है, वह यही रहता है कि विद्यार्थी जो है अपनी भाषा के प्रति लगाव रखे, अपनी भाषा से प्रेम करे और अपनी भाषा को, जो हिंदी को जो है, वह अपनी आजीविका का साधन माने। क्योंकि आज हम सबके समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है आजीविका की। विद्यार्थी भाषा से प्रेम तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके समक्ष एक तर्क उत्पन्न होगा कि इस प्रेम से मुझे क्या मिलेगा। भाषा के प्रति प्रेम से, मात्र प्रेम से उसकी आजीविका नहीं चल सकती। इसलिए हम इस भाषा को रोजगारोन्मुखी बनाने का भी प्रयास करते हैं। हम अनुवाद भाषा सिखाते हैं बच्चों को, अनुवाद की हम कार्यशालाएं करते हैं, विविध प्रकार के सेमिनार हम करते हैं, जिसमें बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि किस तरह से वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख सके। हम बच्चों को सिखाते हैं कि साक्षात्कार के समय उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ हम बच्चों के साथ विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में नहीं, वरन हम एक परिवार के रूप में उनके साथ देते हैं, जिससे वे अपने भीतर के मन के, उनके भीतर की जो पीड़ा है, या भीतर की जो अच्छाई है, या हम कहें कि उनके भीतर का प्रत्येक भाव जो है, वह अपने शिक्षक को बता सके, जिससे उसका जीवन जो है, न केवल अकादमिक रूप में बल्कि सामाजिक रूप से भी पूर्ण रूप से
विकसित हो सके, हमारा प्रयास ये रहता है कि एक विद्यार्थी जो है अकादमिक स्तर पे तो श्रेष्ठ करे ही करे, लेकिन आगे उसके जीवन के लिए क्या बेहतर है, उसके लिए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। साथ ही साथ हम प्रयास ये भी हमारा ये रहता है कि हिंदी के प्रति जो है वह क्या सोचता है बच्चा, किस तरह से और आज का जो विद्यार्थी है वह तकनीक को बहुत मानता है, हम सब जानते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर की कार्यशालाएं भी करते हैं। हम हिंदी का टंकण बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनके जीवन में कहीं भी आगे चलकर उन्हें कहीं ये नहीं लगे कि हिंदी विषय का चयन करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर, क्योंकि संपूर्णता जो है बस इसी में है कि व्यक्ति जो है, कोई भी विद्यार्थी हो, वह हर विद्यार्थी ये चाहेगा कि वह जो काम कर रहा है उस काम से उसे क्या मिलेगा। एक रुचि के लिए पढ़ना अलग बात है। हम लोग रुचि से कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, अनन्य अन्य विधाओं में हम सृजन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे विद्यार्थी के भीतर, हमारे विद्यार्थी के मन में ये बात निश्चित रूप से रहती है कि आगे जाकर मुझे जो है वह क्या करना है। तो हमारा प्रयास विद्यार्थी को अपने जीवन पथ को वह विद्यार्थी सुगमता से आगे बढ़ पर सके, इसके लिए भी हमारा निरंतर प्रयास रहता है। हम विद्यार्थी से जुड़ते हैं और विद्यार्थी के मन के भावों को पढ़ते हैं और उसी प्रकार उन्हें गढ़ने का प्रयास भी करते हैं। यही हमारा प्रयास रहता है। और जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में हूँ और हमारे पास विद्यार्थी जो आता है वह पूर्ण परिपक्व तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक परिपक्व उम्र में आता है। इसलिए हम शोध की तरफ उनको उन्मुख करते हैं। विविध प्रकार के हमारे यहाँ पर विद्यार्थी जो है विविध विषयों में शोध कर रहे हैं। अभी जो मेरी विद्यार्थी को आपने सुना, वह भी मेरी शोध छात्रा है। वह शोध कर रही है। इसी प्रकार अनेक विद्यार्थी जो हैं, अनेक अलग-अलग विषयों पर शोध कर रहे हैं। कई विद्यार्थी जो है उस तुलनात्मक विषयों पर शोध कर रहे हैं। एक विद्यार्थी मॉरिशस और हिंदी का जो हमारे भारत का साहित्य, संत साहित्य है, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहा है। और अनेक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी हम विद्यार्थियों द्वारा करवाते हैं, ताकि विद्यार्थी न केवल हिंदी का साहित्य पढ़े, वरन अन्य अन्य भाषाओं का साहित्य भी पढ़े, भले अनुवाद करके पढ़े, क्योंकि आजकल ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को बहुत अधिक पढ़ने में असुविधा नहीं होती, अन्य विषयों को भी। इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि विद्यार्थी जो है वह तुलनात्मक अध्ययन अधिक करे, जिससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है, और यही जो क्षमताएं हैं उनमें संप्रेषणीयता का गुण प्रदान कर। तो इस प्रकार से हम विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर काम करते हैं। साथ ही साथ हिंदी तो हम सिखाते हैं, हिंदी के प्रति रुचि जागृत भी करते हैं। इस वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करते हैं। हम साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी का भी हम आयोजन करते हैं। प्रश्नोत्तरी एक एक इतना अच्छा माध्यम है कि जिससे विद्यार्थी संपूर्ण साहित्य को बहुत बारीकी से पढ़ता है, गहन अध्ययन करता है, और एक समूह में जब विद्यार्थी काम करता है, प्रश्नोत्तरी में ग्रुप बना दिए जाते हैं। जब विद्यार्थी समूह में काम करता है तो उसमें परस्पर सौहार्द की भावना भी डेवलप होती है। सौहार्द परस्पर सीखता है कि हम किस तरह से सामंजस्य एक दूसरे के साथ हम बिठा सकते हैं। ये भाव भी विद्यार्थी में होना आवश्यक है। कुल मिलाकर हमारा जो प्रयास रहता है वह यही रहता है कि विद्यार्थी हिंदी को जाने, हिंदी के प्रति रुचि जागृत करे, हिंदी को समझे और हिंदी सेवी बने, हिंदी प्रेमी बने, और इस हिंदी का प्रचार प्रसार न केवल राजस्थान में, न केवल भारत में, वरन विदेशों में भी करें। इसलिए हम उन्हें ट्रांसलेशन की सुविधा देते हैं, मतलब अनुवाद की हम उन्हें सुविधा देते हैं, और कार्यशालाओं के माध्यम से हम उन्हें इस तरह से तैयार करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है वह कहीं भी किसी भी रूप में विफलता उनको देखने को नहीं मिले, और यही हमारा प्रयास रहता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब हिंदी सेवियों का यही प्रयास रहना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी जो है वह हिंदी के प्रति अधिक जागरूक हों, अधिक प्रेमी बने, और हिंदी को लेकर मन में
कहीं भी किसी भी प्रकार से ये भाव ना लाएं कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ तो मैं कमतर। इसी प्रयास के साथ हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और गढ़ने का प्रयास करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। इस ज्ञान परक और ओजस्वी वक्तव्य के लिए डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय जी को हार्दिक आभार। अध्यक्षीय भाषण से पहले हम 5 मिनट का परिचर्चा सत्र करेंगे। परिचर्चा सत्र के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी हमारे कार्यक्रम में प्रथम बार के लिए मंच संचालन कर रहे हैं और उनका संचालन देखकर हमें खुशी हो रही है। नीरज जी को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी। फिर अब परिचर्चा सत्र की ओर हम बढ़ते हैं। सभी छात्राओं ने अच्छी तैयारी के साथ अपनी प्रस्तुति की और उनकी शिक्षिकाओं को सुनकर मन आनंदित हुआ। मैं प्रतिक्रिया के लिए सबसे पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बिरजू महाराज पृथक केंद्र की उपाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी। जी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी जी आ जी रही जी है। जी जी धन्यवाद। इस समूह से जुड़े हिंदी भाषा प्रेमी, उन सभी प्रेमियों को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो प्रेमी जन हैं तभी ये कार्यक्रम हमारे बीच में है। ये मुझे बार बार लग रहा है। मैं अभिभूत हूँ कि सबसे पहले विश्व हिंदी सचिवालय की हमारी सचिव, हमारी बहन माधुरी जी के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। डॉक्टर शुभंकर जी की आभारी हूँ, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की आभारी हूँ। सबका नाम सुन रही हूँ बहुत महीनों से, क्या आज मुझे सुनते हुए कई एक कार्यक्रम में सुनती रही और कुछ कुछ छूटते भी रहे, पर मेरी हमेशा ये इच्छा बनी रही कि मैं करूं। कभी संयोग बना या कभी नहीं बना, पर आज मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी हिंदी भाषा के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसके विस्तार के लिए इतना समर्पित कार्य, इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने सर्वप्रथम तंजानिया से जिस बच्ची का मैंने उद्बोधन सुना, प्रेमचंद जी साहित्यकार, उसने कितनी अच्छी बात कही, जो हम लोग बचपन से देखते समझते यहाँ पे आए हैं कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। उसने उसका जो तरीका था बोलने का, जो उसका जो टोन था, उसकी समझ लग ही नहीं रहा था कि वो तंजानिया की बच्ची है और वहां पल बढ़ रही है या वहां शिक्षा ग्रहण कर रही है। मैं उन सभी शिक्षिकाओं के प्रति शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो लोग बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। उस बच्ची को मैं जैसा उसने प्रेमचंद जी के बारे में बड़े रुचिकर ढंग से उनके बारे में उनकी एक जीवन परिचय को रखा, उनकी कृतियों को रखा। हम सभी जानते हैं कि ये एक कितना कठिन कार्य होता है। जैसे अभी हमारी जयपुर की जो यूनिवर्सिटी से एक मैडम बता रही थी, कितना कठिन कार्य होता है। तो मैं उस बच्ची को और उसकी प्रतिभा को देखकर धन्य हूँ और आप सभी के कार्य को देखकर धन्य हूँ। उनकी शिक्षिका जो थी जसवीर रूप राय जी कौर, तंजानिया से, जितना मैं समझ पा रही हूँ, अगर मैं गलत ना हूं तो बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रही हैं। बच्चों को प्रतिभा उनकी देखते हुए मेरा एक सुझाव बस यही होगा, एक देना चाहूंगी कि जैसे बच्चों में जैसी प्रतिभा, जितनी पात्रता आपको दिखाई दे,
ये बहुत ही व्यापक समुद्र की तरह है हिंदी साहित्य। आप बच्चों की पात्रता देखकर, उनका रुझान देखकर और उसके अनुकूल अगर साहित्य के बिंदुओं को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके विषयों को प्रस्तुत करेंगी, तो वो बच्चे रुचिकर ढंग से, जैसे आप लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, निश्चित ही बहुत आगे बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और जैसा वो जयपुर वाली मैडम ने कहा कि इससे बल्कि आगे ऐसा भी होना चाहिए कि हिंदी विषय में वो कैसे आगे कार्य कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए, ये सब सोचना, ये बताना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न उठता ही उठता है। मैं बहुत आभारी हूँ माधुरी बहन जी की, बहुत बहुत आभार। और आभारी हूँ आप सभी हिंदी भाषियों की, प्रेमियों की, जो आप लोगों ने ये पताका फहरा रखी है। मैं बहुत लोगों के, मेरे और संबंधियों को भी बताती हूँ, वो लोग भी जुड़े हैं, ये रसास्वादन करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माधुरी बहन जी को और आप सभी को। धन्यवाद बहन जी, प्रणाम। बिरजू महाराज कथक केंद्र की उपाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी को उनके सुझाव के लिए हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। और भारत से ही कानपुर के पत्रकार हमारे साथ पहली बार के लिए जुड़े हैं, श्री अतुल प्रताप सिंह चौहान जी। उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वे 2 शब्द हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रकार अतुल प्रताप सिंह चौहान जी। शायद वे निकल चुके हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड से श्री ने डॉक्टर है, डॉक्टर शश श्री सुवर्ण दिव्य जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। वे भी अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। डॉक्टर शश श्री जी, हाँ जी, नमस्कार आप। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं एक क्वेश्चन चाहता हूँ कि मुझे से छात्र है, एक पूछना चाहता हूँ कि थाईलैंड में हमें राजा है ना, हमें राजा के नाम रूप में श्री राम सृजन किया है। क्या आप सोच रही हैं कि ये श्री राम शक्ति है या नहीं? हाँ, आप मतलब पुनः, हाँ, हाँ, हाँ माधुरी जी, पुनः अपना प्रश्न रखिए, पुनः अपना माधुरी जी प्रश्न मैं रखिए। माधुरी जी मैं बोलती हूँ उनकी तरफ से, क्योंकि ये थोड़े अच्छा, शाई हैं तो पूरा अपनी बात को स्पष्टता से नहीं बता पाएंगे। इनका ओके, है ना, अचान का कहना है कि जो थाईलैंड में राजा हैं उनको हम राम कहते हैं। तो यहाँ पे रामा 1, रामा 2, रामा 3 ऐसे हैं। हाँ जी, तो रामा अभी जो है वो रामा 10 हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जैसे है ना, बिटिया ने, मॉरिशस की छात्रा ने नाम की महिमा बताई थी, कि नाम की महिमा का गुणगान किया था। तो इनका पूछने का मतलब है कि जो यहाँ राजा को राम कहा जाता है, तो क्या वो है ना राम की शक्ति है राजा के अंदर। इनका कहने का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर नाम की महिमा है तो यहाँ के राजा रामा भी क्या है ना राम के स्वरूप हैं। ये ओह, पूछना चाह रहे धन्यवाद जी, हैं। धन्यवाद अशोकी जी जी। जी, हाँ, बहुत धन्यवाद। शिखा जी ने सब स्पष्ट कर दिया। इस विषय पर छात्रा कुछ कहना चाहेंगी? जिस जी, छात्रा ने तुलसीदास के बाल कांड, रामचरितमानस के बाल कांड के दोहों और चौपाइयों को प्रस्तुत किया था, क्या वे इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगी? आरती बकोरी जी? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो मैं समझ पाई, अगर थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है, तो किसी प्रयोजन से ही इस प्रकार से नाम दिया गया है। और राजा में तो शक्ति होती ही है। अ, अपनी शक्ति के आधार पर ही वे देश का संचालन करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि थाईलैंड के लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए राजा को राम
नाम से संबोधित किया है, और नाम की महिमा तो है ही न। धन्यवाद श्री जी, शेष, धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं डॉक्टर युडमिला खोखोलोवा जी, रशिया से। और जब भी वे यात्रा पर जाती हैं तो हमें अवश्य संदेश भेजती हैं कि अभी वे यात्रा के लिए निकल रही हैं, इस कारण से जुड़ नहीं पाएंगी। परंतु जब यात्रा पर नहीं होती हैं तो अवश्य ही निश्चित रूप से हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति होती है, और उन्हें सुनना हम बहुत पसंद भी करते हैं। डॉक्टर युडमिला जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे भी अपनी बात हमारे सामने रखें। नमस्ते। मेरी आवाज आती है? जी। अच्छा, तो मैं सोचती हूँ कि ये प्रोफेसर मधुरी रामधारी का कार्यक्रम जो शायद 1 साल से हो रहा है, बहुत दिलचस्प और बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमको मालूम होता है कि दुनिया भर में हिंदी का क्या प्रचार प्रसार होता है, कि बच्चे क्या सीखते हैं, और हम आदान प्रदान भी शायद कर सकते हैं। और ये मेरा प्रस्ताव भी है कि हम विद्यार्थी इकट्ठे होकर कोई शोध कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। और वैसे मैं बहुत प्रभावित हूँ ये सुनकर के बच्चे हिंदी का इतिहास किस अच्छी तरह जानते हैं। और जैसे मैं समझती हूँ, हिंदी का मतलब यहाँ है कि तुलसीदास भी हिंदी है, या राजस्थान में जो कवि लिखते थे ये भी हिंदी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदी ये 19वीं शताब्दी से शुरू हुई ना। फोर्ट विलियम कॉलेज में जब ये फैसला हुआ कि हिंदी ये है जो हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे, उर्दू हम अरबी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, और इससे पहले ये हिंदी नहीं है। लेकिन जब बच्चे ये तुलसीदास को पढ़ते हैं और गाते हैं इतनी अच्छी तरह, ये मैं सोचती हूँ उनको बहुत लाभान्वित करता है। और हम भी शायद हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसा ज्यादा हम तो तुलसीदास वगैरह सिखाते हैं, लेकिन रूसी के माध्यम से। और जो हिंदी है तो सिर्फ 19वीं शताब्दी से जो भाषा विकसित हो रही है उसी को पढ़ाते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थी न सिर्फ न सिर्फ प्रेमचंद को या भीष्म साहनी को, लेकिन तुलसीदास को, रामचरितमानस को भी अच्छी तरह जानते हैं। और जरूर ये जो अध्यापकों ने जो हमको सुनाया कि वे बच्चों को किस तरह प्रेरणा देते हैं हिंदी के प्रति, क्यों किस तरह उनके मन में, दिल में रुचि पैदा करते हैं। खास करके मुझे दीपिका विजयवर्गीय की बातें बहुत दिलचस्प और अच्छी लगी कि किस तरह, क्योंकि असल में कुछ लोग बोलते हैं कि हम अध्यापकों की क्या जरूरत है, अब किताब पढ़ो, फिल्म देखो, और गूगल में कुछ देखो तो फिर जबान आएगी। लेकिन ये जो भावनात्मक संवाद है तो वे जरूर बहुत जरूरी हैं, और अध्यापक के बिना कोई ये भूमिका निभा नहीं सकता है। और ये दूसरी बात है भी बहुत महत्वपूर्ण, आजीविका की बात, क्योंकि बहुत मुझे याद नहीं कि ये आपके प्रोग्राम में या किसी दूसरे प्रोग्राम में ये इस बात पर वाद विवाद था कि यूरोप में भी बहुत कम लोग हिंदी सीखने आते हैं क्योंकि इसके बाद नौकरी नहीं मिलती। इसलिए बच्चों को इस तरह ज्ञान देना है कि बाद में
वे उनको नौकरी भी मिले और वे अपना ज्ञान उपयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो कार्यशालाएं इसके बारे में प्रश्नोत्तर वगैरह होते हैं बच्चों के दिल में रुचि पैदा करने के लिए और उनको राह दिखाने के लिए, ये मैं सोचती हूँ बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं जब जवान थी तो राजस्थान में हिंदी सीखी, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि फिर बहुत राजस्थान के बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद आपको। जी, एक और बहुत धन्यवाद। एक सवाल पूछना चाहती थी कि ज्यादा लोग साहित्य के विषय में शोध कर रहे हैं, कोई भाषा का तुलनात्मक अध्ययन वगैरह करता है या नहीं, व्याकरण बिल्कुल बिल्कुल करता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक विद्यार्थी कर रहा है नागपुरी और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, और अभी कुछ 2 वर्ष पहले तमिल का और हिंदी के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है। या हम वहाँ के साहित्यकारों को भी ले लेते हैं, जैसे सुब्रमण्यम भारती और हमारे मतलब हिंदी के जो कबीर हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हम करवाते हैं। तो काफी तुलनात्मक अध्ययन भी हम काफी करवाते हैं। बच्चों की हाँ, तो निर्भर करता है कि डॉक्टर बच्चों की रुचि किस तरफ, जी, बच्चों की रुचि बहुत के बहुत हिसाब से। धन्यवाद। हाँ करते हैं। जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर युद्मिला जी ने प्रश्न किया और बहुत ही सुंदर उत्तर डॉक्टर दीपिका जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और डॉक्टर युद्मिला जी का एक प्रश्न है अभी कि अध्यापकों की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम अब अध्यक्ष महोदय जी के मुख से सुनना चाहेंगे। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगी नीरज कुमार जी से कि वे अध्यक्ष महोदय जी को सादर आमंत्रित करें। जी, परिचर्चा के बाद अब हम बढ़ते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालने हेतु अध्यक्षीय भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा के उपाध्यक्ष होने के साथ पूर्व में आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के कुलपति भी रहे हैं। आपको शिक्षण का 39 वर्षों का लंबा अनुभव है। आपके निर्देशन में 48 विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित तथा 8 संपादित पुस्तकें हैं। आपका एक सहलेखन तथा 40 से अधिक शोध पत्र तथा समीक्षाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया है, प्रतिभागिता तथा व्याख्यान भी दिए हैं। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल नामित आलोचना पुरस्कार के अतिरिक्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अध्यक्षीय भाषण के लिए आपका स्वागत है महोदय। धन्यवाद नीरज कुमार जी। इस बहुत अच्छे व्यवस्थित आयोजन के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय और उनकी महासचिव प्रिय बहन माधुरी रामधारी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारी उनकी सिंगापुर में भेंट हुई थी और अभी हाल में हम लोगों ने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में उन्हें सादर आमंत्रित किया था, वहां भी बातचीत हुई और इस तरह के आयोजन की चर्चा उन्होंने मुझसे की। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि दरअसल यह समस्या
भारत में कम, लेकिन तंजानिया, मॉरिशस या विदेशों में जहां भारतवंशी हैं, गए हैं, वहां ज्यादा है। आज की बातचीत में दो चीजें थोड़ी एक दूसरे में मिली हुई थी, उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए। साहित्य में अभिरुचि और भाषा में अभिरुचि। हिंदी भाषा में विद्यार्थियों की अभिरुचि है या नहीं है, या है तो ठीक और नहीं है तो कैसे बढ़ाया जाए, और साहित्य में अभिरुचि कैसे पैदा की जाए। सबसे पहले रूस की हमारी बहन ने एक प्रश्न किया था, उसे स्पष्ट करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ, यानी खड़ी बोली के विकास के साथ जो हिंदी विकसित हुई वही हिंदी है, या आरती बकोरी ने अपने मधुर कंठ से रामचरितमानस की पंक्तियों का पाठ किया वो भी हिंदी है, या प्रियांशी ने या जसबीर कौर ने सूर के मैया मोही मैं नहीं माखन खायो का पाठ किया वो भी हिंदी है। दरअसल हिंदी का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। हम पुष्पदंत से या सिद्ध कवियों से हिंदी को जोड़ते हैं। ये हिंदी की विविध बोलियां हैं जिन्होंने अपने अपने समय में काव्य भाषा का रूप धारण किया और उनका विकास हुआ, चाहे वो ब्रज भाषा हो, अवधी हो, खड़ी बोली हो, बुंदेली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो। इसे समझने के लिए भारत की एक देवी का प्रतीक समझा जा सकता है। जब असुरों का आतंक ज्यादा बढ़ा, असुर यहां किसी भाषा के संदर्भ में नहीं है, तो मां दुर्गा का अवतरण हुआ और मां दुर्गा को शक्ति देने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध दिए। तो हिंदी एक मां दुर्गा है जिसमें उनकी सारी बहनों का, बोलियों का आयुध जुड़ा हुआ है। तुलसी के बिना, सूर के बिना, कबीर के बिना हिंदी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हिंदी केवल खड़ी बोली हिंदी नहीं है। बहुत अच्छा शिक्षकों ने, चाहे वो तंजानिया की जसबीर कौर हो या प्रीति जौनकी हो, साहित्य में अभिरुचि कैसे पैदा की जाए। एक दीपिका विजयवर्गीय जो जयपुर में हिंदी क्षेत्र में बैठी हैं, और मैं थोड़ा गला मेरा गड़बड़ है, और जो तंजानिया में है, मॉरिशस में है, वो अपने बच्चों को किस प्रकार हिंदी की ओर आकर्षित कर रहा है, यह बड़ा रोचक था। हानूश की कथा, ठीक है, राजस्थान की बच्ची, जयपुर की बच्ची पढ़कर समझ सकती है कि अपनी क्रिएटिविटी के प्रति, अपनी सर्जनात्मकता को, अपनी सर्जना को हम कैसे बचाना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे मां यशोदा ने कृष्ण के सारे तर्कों को जानते हुए भी कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य था, उसने उन्हें मजबूर कर दिया कि कृष्ण के उन तर्कों को
जो सच नहीं थे स्वीकार कर लें। ये प्रेम है, वात्सल्य है, और वही वात्सल्य हानुस में भी दिखाई देता है। हानुस जो घड़ी बनाता है वो उसकी रचना है, वो उसका क्रिएशन है। आरती बकोरी ने जो पाठ किया, मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत अनुभव था कि मॉरिशस की लड़की इतने सुमधुर कंठ से तुलसी की चौपाइयों का पाठ कर रही हो। ये उनकी शिक्षिकाओं क्या ही, चाहे वो प्रीति जॉन की हो या अन्य जो भी शिक्षिका हो, उनका कौशल है कि साहित्य के प्रति अभिरुचि कैसे पैदा की जाए। पाठ के द्वारा, उनके आपसी वार्तालाप के द्वारा। अब नमक का दरोगा, ईमानदारी की बात की गई है उसमें। प्रेमचंद जी एक जगह लिखते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। ईमान का महत्व, ईमानदारी का महत्व। ठीक है, किसी तर्क से, भ्रष्टाचार के तर्क से वो दारोगा फंस जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन जो फंसाता है व्यवसायी, उसे भी एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। यानी ईमानदारी एक सदा से स्वीकृत मूल्य है। तो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, वह ज्ञान के लिए, मूल्य के लिए, लोक शिक्षण के लिए भी होता है। दीपिका जी ने भारतेंदु की चर्चा की। भारतेंदु ने एक जगह कहा है अपने नाटक नामक निबंध में कि 5 लक्ष्य हैं साहित्य के, विशेषकर नाटक के: कौतुक, मनोरंजन, श्रृंगार, देशवत्सलता और लोक शिक्षण। ये लोक शिक्षण भी एक बहुत बड़ा मूल्य है जिसका साहित्य निर्वहन करता है। साहित्य हमारे भीतर एक आलोचनात्मक सोच पैदा करता है। साहित्य हमारे भीतर जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, मानव मूल्य हैं, इन मूल्यों के प्रति आकर्षण पैदा करता है। और एक उत्कृष्ट शिक्षक की यही सबसे बड़ी भूमिका है कि वह विद्यार्थियों में खेल खेल में कैसे इन मूल्यों को स्थापित करता चलता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रकटन है, यानी जो विद्यार्थी के भीतर है, जो प्रियांशी आरती या प्रीति गुप्ता के भीतर है, जसबीर कौर या प्रीति जौनकी या दीपिका विजयवर्गीय, उन्हें ही उभार सकती है। अब ये दोनों पर है, जो हमारे भीतर है उसे ही हम उभार सकते हैं, और ये उभारने का काम केवल और केवल शिक्षक करता है। शिक्षक की एक भूमिका होती है कि वह चेतना का संस्कार करे। विशेषकर साहित्य शिक्षक की एक बड़ी भारी भूमिका है कि वह विद्यार्थी की चेतना का संस्कार करता है। यह साहित्य ही है। हम बराबर ये ध्यान रखें, और विश्व हिंदी सचिवालय तो ये ध्यान रखता ही है, ये साहित्य है जिसने मॉरिशस में या जहां जहां भारतवंशी गए वहां हिंदी भाषा को बचाए रखा। ये बचाए रखने का काम साहित्य ने किया, चाहे वो हनुमान चालीसा के माध्यम से किया हो, चाहे रामचरितमानस के माध्यम से किया हो, चाहे सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से किया हो। हमारे पुरखे जो गए वो अपने साथ इन ग्रंथों को लेकर गए थे, इनकी स्मृतियां लेकर गए थे, और उनके माध्यम से उन्होंने भाषा को बचाया। और जब भाषा बची तब अगले चरण में साहित्य की भूमिका प्रारंभ हुई। मैं एक बार पुनः इस भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। पहली बार मैं इस आभासीय मंच से और विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम में जुड़ा, इसके लिए एक बार फिर आदरणीय बहन माधुरी
रामधारी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिन लोगों ने सुना, कहा, वे बहुत अच्छे वक्ता थे। थाईलैंड से एक सज्जन का ये प्रश्न था कि हमारे यहाँ राम 1, 2, 3, 10 राजा को राम कहा गया, तो क्या राजा में रामत्व तो आता है? आए ना आए, हमारी संस्कृति ये कहती है कि जो राजा होता है वह राम का प्रतिनिधि होता है, अंश होता है, जिसके लिए तुलसीदास ने लिखा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान अरु एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राजा की जो कल्पना तुलसीदास ने की, और भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अनादिकाल से आज तक राम से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, जिसने लोक मंगल के लिए अपनी पत्नी तक का परित्याग किया। उसकी कल्पना करते हुए तुलसी ने लिखा कि मुखिया मुख सो चाहिए, राजा को मुख की तरह होना चाहिए। वो सब कुछ खाता तो मुख है, लेकिन पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लेकिन वो मुख खाता है, लेकिन अन्न और अन्न के रस को, अन्न के तत्व को, अन्न की ऊर्जा को अपने तक नहीं रखता। पालय पोषय सकल अंग, सारे अंगों का पालन पोषण करता है। पैर की छोटी उंगली से लेकर घुटने तक, मस्तिष्क तक, बाह, कंधे, शरीर के सारे अंगों का वो पोषण करता है। इसलिए राजा को मुख की तरह होना चाहिए। वो कर उतना ही ले जितना कि उपयुक्त हो, लेकिन उस कर से सारी जनता का, सारे देश का, सारे राष्ट्र का पालन पोषण करे। और ऐसा करने वाले राम थे। और एक उत्कृष्ट मूल्य की कल्पना हर देश अपने राजा में करता है। थाईलैंड सौभाग्यशाली है कि वो अपने राजा को राम नाम दिया है, और राम की कल्पना अपने राजा में वो देखता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी। अध्यक्ष महोदय के इस विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्धक अध्यक्षीय भाषण तथा वक्ता और छात्र प्रतिभागियों की प्रस्तुति पर अपनी टिप्पणी देने और उनका मूल्यांकन करने हेतु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है सर। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और नीरज जी को बहुत बधाई कुशल मंच संचालन के लिए। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि अभिव्यक्ति के इस संस्करण में आप सबका स्वागत। आप सब यहाँ पधारे, और धन्यवाद भी कि आप सब ने जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जस्विता के साथ इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाया, उसकी मर्यादा बनाई और उसको समृद्ध किया, उन तमाम प्रयासों के लिए आप सबको नमन है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और अपने अध्यक्षीय भाषण के माध्यम से लोगों में उत्साह जगाने के लिए, प्रतिभागियों में उत्साह जगाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का आभारी हूँ। आप उपाध्यक्ष केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा से हैं, और आपने भाषा के प्रति अभिव्यक्ति, साहित्य के प्रति अभिव्यक्ति और माँ दुर्गा के माध्यम से आपने सारी बहनों को और आयुध से कैसे जुड़े हुए और बोलियां हमें कैसे समृद्ध कर रही है, इसके बारे में जिस तरह से आपने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम सबको समझाया, खेल खेल में आपने कहा भी कि खेल खेल में ये चीजें होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग की बात के साथ होनी चाहिए। तो आपने जिस तरह से कहा, उसके बाद हमें भाषा और उनके साथ में सहगामी बोलियों के महत्व का, कितना उनका महत्व है, इन सब के बारे में हम सबको यहाँ पता चला। आपने मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए एक बार पुनः जीवन में उसे कैसे पुनर्स्थापित की जाए, उसके लिए कई व्यावहारिक समाधान दिए।
उन उपादानों के लिए, उन सुझावों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए विश्व हिंदी सचिवालय आपका विशेषकर आभारी है, हार्दिक आभारी है मान्यवर। मैं आभारी हूँ डॉक्टर माधवी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय के का, जिनके निर्देशन में हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सुश्री प्रियांशी भट्ट जी का। प्रियांशी, आप तंजानिया से जुड़ी हैं और इंडियन स्कूल में पढ़ती हैं। आपने भाषा कथ्य के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद की कहानी की मार्मिकता को हम सबके सामने रखा, उनके जीवन के बारे में हम सबको बताया। चूंकि प्रेमचंद इतने बड़े विशाल लेखक हैं, हम उन्हें उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट जैसे विशेषणों से जानते हैं और हम उसे ऐसे ही कह सकते हैं कि हरि अनंत हरि कथा। प्रेमचंद विशाल है, प्रेमचंद की महिमा विशाल है। प्रेमचंद को जितना पढ़ा जाए उतना कम है और हर बार आप जितनी बार पढ़ेंगे प्रेमचंद को हम नए अर्थों के साथ जानते और समझते हैं। ये प्रेमचंद की प्रासंगिकता है और आप सबको, आपने इसके लिए एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को उठाया इस मंच पर। बहुत बहुत आभार प्रियांशी आप। मैं आभारी हूँ सुश्री आरती बकौरी जी का, मॉरिशस से। आरती जी, आपने नाम के अनुरूप आप बहुत सुरीली हैं। आपने गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के साथ में सस्वर आपने जिस तरह से वाचन किया, मैं स्वयं मॉरिशस में हूँ और लोगों की भगवान राम में और रामचरितमानस में कितनी आस्था है, मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ इन चीज़ों का। तो बहुत बहुत आभार आपका। आपने कहा, जिस तरह से आपने गायन किया वो बिल्कुल मुझे लगता है कि एकदम प्रामाणिक स्वर के साथ आपने इसे गाया और उसका वाचन किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं, जब राम की बात हो रही है तो एक शायर ने, उर्दू के प्रसिद्ध शायर हैं, उनकी बस एक पंक्ति कहूंगा कि दया अगर लिखने बैठी तो अनुवादित होते राम। ठीक है, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। तो आप समझते हैं कि राम की महिमा कितनी अपरंपार है। जहाँ सारे सब लोग जहाँ रमन करते हैं, जहाँ निवास करते हैं, वही राम है। आज राम पर और राजा पर बहुत चर्चा हुई है। बहुत बहुत आभार आपका आरती जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी का, भारत से जुड़ी हैं। आपने भीष्म साहनी की रचना हानुष की बात की है। पात्रों के माध्यम से आपने जीवन की मार्मिकता को समझाने का यहाँ प्रयत्न किया है, हम सबसे उसको अवगत कराया। आपने साहित्यकार के दायित्व के संदर्भ में बात की, बहुत बहुत आभार। ऐसे विमर्श से निश्चित रूप से हमारी हिंदी समृद्ध होती है और हम छात्रों को, हम भाषा अभियानियों को, हम शिक्षकों को इससे प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर जसवीर कौर रूपराय जी का। आप तंजानिया से जुड़ी हैं। आप इंडियन स्कूल में अध्यापिका हैं और आपने पाठ्यक्रम 2 एनसीईआरटी की किताबों का उल्लेख किया। एक में मल्हार, सूरदास की रचना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और दूसरा वसंत की बात की जिसका मूल मंत्र था पराधीन सपने हूँ सुख नाही। बहुत बहुत आभार। ये दोनों ही मूल्य, एक में भक्ति का रस है, दूसरे में हमारी मानसिक स्वतंत्रता की बात करता है। और ये तमाम ये जो नैतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों की विसात पर, इन मूल्यों के आधार पर हम कैसे अपने बच्चों को प्रेरित करें, उसके लिए आपका प्रयास निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर प्रीति जानकी जी का। आप मॉरिशस से जुड़ी हैं, आप अध्यापिका हैं। आप अक्सर, आपने विश्व हिंदी सचिवालय के प्रयासों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। मैं उस दृष्टि से भी एक उप महासचिव होने के नाते आपको विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़ी रही हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी शिक्षण की समस्याओं की बात की, चुनौतियों की बात की और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य सुरक्षित है हमारे, आपके हाथों के, आपके प्रयत्नों से। और निश्चित रूप से मॉरिशस में जो हिंदी शिक्षण का परिदृश्य है उसमें आपका सहयोग, आपका निरंतर जो प्रयत्न है वो हम सब के लिए श्लाघनीय, हम सब के लिए उत्प्रेरक है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली राजस्थान से, राजस्थान विश्वविद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय जी का। बहुत बहुत आभार मैम, आपने जिस तरह से निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने हम मातृभाषा में शिक्षण की बात करते हैं। अभी हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया है। हम बहुभाषावाद के समर्थक हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाषाएं एक दूसरे को
मारती नहीं है, मरती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एक रास्ता दिखाती है, सहयोग करती है विकास में। तो ये एक समावेशिता का सिद्धांत है जो हम सबको सहिष्णु बनाती है, हम सबको एक नया रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ना चाहती है और उन तमाम संस्कृतियों को लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये भारत की बहुभाषिक संस्कृति है, ये मॉरिशस की बहुभाषिक संस्कृति है और निश्चित रूप से विश्व की बहुभाषिक संस्कृति है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार काम कर रहा है, मॉरिशस सरकार काम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम संस्थाएं और तमाम देश बहुभाषावाद के प्रयत्नों को लेकर काम कर रहे हैं। तो आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका ये महत्वपूर्ण विमर्श की बहुभाषावाद के माध्यम से हम कैसे अपने शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसे समावेशी सिद्धांतों के साथ निश्चित रूप से हम हिंदी साहित्य की, हिंदी शिक्षण की दिशा को और दशा को बदलेंगे जरूर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए परमादरणीय डॉक्टर आदरणीय खोखलवा जी का। आपने जिस तरह से उत्साहवर्धक बात की, आपने भी बहुभाषावाद की बात की और आपने अंतर्राष्ट्रीय, आपको जिस तरह से आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत आभार। आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ती रही हैं, आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी का परिचर्चा सत्र में। बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरह से सुझाव दिए, आपने उत्थान, समर्थन, अभ्युदय के लिए जिस तरह से शुभाकांक्षा दी, आपने हम सब के लिए निश्चित रूप से ये उत्प्रेरक है, पाथेय है, जिसकी बुनियाद पर हम सब निश्चित रूप से एक भाषा अभियानी के रूप में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपकी शुभाकांक्षाओं के लिए। आभार, धन्यवाद। मैं आभारी हूँ शशि श्री सुवर्ण दिव्य जी का। बहुत आभार आपका। आपने राजा के माध्यम से और राम के माध्यम से हम सबको एक बार फिर से जगाने का प्रयत्न किया कि हमारे यहाँ राजा को राम कहते हैं। जहाँ तक मैं राजा के बारे में जानता हूँ, मनुस्मृति में भी कहा गया कि रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम सृजत प्रभु। ये प्रभु का देवी सिद्धांत है। आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे उसमें साफ स्पष्ट है कि लोगों की रक्षा के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए राजाओं की रचना, राजा को भगवान ने अवतरित किया है। निश्चित रूप से राजा हमारे लिए, जो भी सरकार, जो भी देश, तमाम लोग राजा के साथ में, अब जिस भी नामों से हम उसे जानते हो, हम लोकहित और लोक कल्याण की बात करते हैं तो तमाम शासक, तमाम लोग जो देश के लिए, जो अपने हित के लिए और देश के हित के लिए काम करते हैं, उन सब में रामत्व है, सब जगह राम है। तो बहुत बहुत आभार आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। मैं विशेष रूप से आपसे प्रभावित हूँ। धन्यवाद, आभार आपका। मैं चूंकि जसवीर कौर जी से ने इसको ये कहा कि शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां उन्होंने दोहराई थी, मैं एक बार पुनः आप सबसे करवर्ध प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और शिव मंगल सिंह सुमन की ही कुछ एक दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस जिस पथ से जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आप सब लोग जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी सदाशयता हम हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे सरोकारों के साथ संलग्न है, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन तमाम प्रयत्नों के लिए, आपके तमाम उत्साह के लिए और उन तमाम आकांक्षाओं के लिए, शुभाकांक्षाओं के लिए विश्व हिंदी सचिवालय, भारत सरकार, मॉरिशस सरकार आप सबका विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटिशः धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।